नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में। इसका क्या कारण है, क्या समाधान है इसका। हर साल हम देखते हैं कि दिल्ली में ठंड के टाइम में अक्टूबर से लेके फरवरी तक दिल्ली भीषण प्रदूषण की समस्या से जूझती रहती है और इस समस्या का समाधान जो थोड़ा बहुत सरकारों के द्वारा खोजा जाता है, वो समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। दिल्ली में क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पे राज्य जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उसके पहले यहाँ कांग्रेस और दोनों जगह शासन कर रही थी। उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस शासन कर रही थी। और दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है वो लगभग 1980 के दशक के बाद से स्टार्ट हुई है और ये निरंतर हर साल बढ़ती जा रही है। इस प्रदूषण की समस्या से के लिए किसानों की पराली जलाने, जो धान की पेड़ होता है, धान निकालने के बाद जो उसका अवशेष बचता है, उसको किसान अपनी खेती दोबारा खेती करने के लिए उसको जला देते हैं। उनके ऊपर सारा तोहमत उनके हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन पराली की जो समस्या है वो दिल्ली के प्रदूषण में उसका जो भागीदारी है वो 4% के करीब है। बाकी जो है वो कुछ प्राकृतिक कारण है और कुछ मानव जनित कारण है। भीषण अंधाधुंध गाड़ियां जो चलती हैं, डीजल पेट्रोल गाड़ियां हैं, कारखानों का धुआं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, रोड पे जो धूल उड़ती है, इन सब बहुत सारे कारण हैं जो दिल्ली को प्रदूषित करते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। उसके अलावा सरकारें आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं, लेकिन इस पे जो आम जनता दिल्ली में 3-3.5 करोड़ जनता निवास करती है और पूरे एनसीआर को मिला के लगभग 7-8 करोड़ जनसंख्या होगी, और वो पूरी उसको जीवन जीने का जो अधिकार मिला है उस पे ये पर्यावरण असर डालता है। और खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको श्वास संबंधी, आंखों में जलन, लंग्स प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बीमारियां जो है उनको हो रही हैं इसकी वजह से। आम आदमी अगर कोई नशा नहीं भी करता, धूम्रपान नहीं करता है, उसके बाद भी अगर दिल्ली में निवास कर रहा है तो वो कम से कम 20 सिगरेट तो पी ही रहा है। तो दिल्ली में ये हाल है। जानेंगे इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसका समाधान क्या है, कैसे सरकारें और जन भागीदारी के द्वारा इस पे काबू पाया जा सकता है। सही से क्रिया, सारी चीजें बनी हुई हैं, सारे नियम कायदे बने हुए हैं, बस उनको सही से लागू करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और जन भागीदारी और सरकार अगर मिल जाए तो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। हाल के कुछ वर्षों में राजधानी दिल्ली में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच जाता है। यह बहुत आम हो गया है। दिल्ली और यहाँ तक कि संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण काफी जटिल घटना है जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रदूषण की उपस्थित और इसके बाद मौसम और स्थानीय परिस्थितियां। ध्यान देने वाले यह प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के आसपास दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है और प्रदूषण के कारणों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। केंद्र राज्य सरकार को, राज्य केंद्र सरकार को यही चलता है। राष्ट्रीय राजधानी थे दिल्ली में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी जैसी टीमें तैनात की गई हैं। पराली जलाने की समस्या का दिल्ली के वायु प्रदूषण में केवल 4% योगदान है, लेकिन इसको इतना हल्ला मचाया जाता है कि जैसे सारा समस्या का समाधान अगर पराली नहीं जलाई जाएगी तो हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वही हाल होगा।
अक्टूबर माह में प्रदूषण बढ़ने, आमतौर पर अक्टूबर माह के उत्तर पश्चिम भारत के मानसून के निवर्तन के लिए जाना जाता है। मानसून के दौरान हवाओं के बहने की दिशा पूर्व और पश्चिम पूर्व की ओर होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं, जिससे भारत के हिस्सों में बारिश होती है। लेकिन जब मानसून परिवर्तन होता है तो हवाएं बहने की दिशा पूर्व से बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाती हैं और वो मध्यम भी हो जाती हैं, जिससे यहाँ बारिश भी नहीं होती और इतनी धीमी हवा हो जाती है कि वो उसका पता ही नहीं लगता। क्योंकि अगर तेज हवा चलेगी तो प्रदूषण उड़ता जाएगा, वो एक जगह से दूसरी जगह इंसातिल होगा और धीरे धीरे वो जमीन में या वायुमंडल पे खत्म हो जाएगा। लेकिन धीमी हवा के कारण वो जहां का तहां बना रहता है। मानसून निवर्तन मानसून के पीछे हटना या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। सितंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के मानसून पीछे हटने लगता है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत छोड़कर शेष भारत से चला जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली की 72% हवा उत्तर पश्चिम से आती है, जबकि शेष 28% सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों से आती है। उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं के साथ राजस्थान, यहाँ तक कि कभी कभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान की धूल मिट्टी भी दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में आ जाती है। ये समस्या ज्यादातर गर्मियों में होती है, जब धूल भरी आंधियां चलती हैं तो जो पाकिस्तान और राजस्थान के जो रेगिस्तान है या अफगानिस्तान तक की जो धूल आके दिल्ली और एनसीआर में इकट्ठी हो जाती है। यही कारण है कि वर्ष 2017 में इराक, सऊदी अरब, कुवैत से आए हुए तूफान में दिल्ली और वायुगुणवत्ता को हावी प्रभावित किया था। हवाओं की दिशा के साथ साथ तापमान में गिरावट जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है, तापीय विक्रम के चलते एक परत बन जाती है, जिससे प्रदूषण वायुमंडल की ऊपरी परत में विस्तारित नहीं हो पाते और ऐसा होने पर प्रदूषण की संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा प्रदूषण को फैलाने के लिए उच्च गति वाली हवाएं बहुत प्रभावी होती हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में हवा की गति कम हो जाती है और मौसम संबंधी कार्यों से संयोजित से क्षेत्र प्रदूषण का शिकार हो जाता है। जब पराली के धुएं और धूल भरी आंधी जैसे कारक साथ में पहले से व्याप्त प्रदूषण के स्तर को जुड़ जाते हैं तो वायु की गुणवत्ता और अधिक खराब हो जाती है। वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण वातावरण में रासायनिक और जैविक पदार्थों का प्रवेश है, जो मनुष्य के लिए असुविधा, बीमारी या मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ये सब कारण है। क्योंकि दिल्ली लैंडलॉक जगह है, चारों तरफ मैदानी इलाके हैं और दूसरा कोई बहुत बड़ी झील या कोई समुद्र का किनारा नहीं है जिससे वो प्रदूषण को अवशोषित करे। एक यमुना जी हैं, गंगा जी दिल्ली से लग के बहती हैं, उनका और जल प्रदूषण तो और बुरा हाल है। यमुना जी की ना सही ढंग से सफाई हो रही है, ना उसमें पानी है। आए दिन हम देखते हैं अभी छठ पूजा हुई है, उसमें किस तरह की राजनीति आरोप हुआ है, तो यमुना जी के तो और बुरा हाल है। भारत में वायु प्रदूषण मापन, भारत में वायु प्रदूषण को 2014 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा विकसित राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार मापा जाता है। NAQI ढांचे में वायु गुणवत्ता का मापन 8 प्रदूषकों पर आधारित है। पार्टिकुलर मैटर PM10, पार्टिकुलर मैटर PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर ऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और ओजोन O3, अमोनिया NH3 और लेड PB के रूप में यह मापा जाता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ाने के कारण पराली जलाना। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में पराली जलाने से वातावरण में बड़ी मात्रा में हजारीले प्रदूषण निकलते हैं। इन प्रदूषणों में मीथेन, CH2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वाष्पशील कार्बन डाइऑक्साइड VOC और कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसी हानिकारक गैसें भी निकलती हैं। IIT कंसोर्टियम की रिपोर्ट, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, ट्राई और एयरसेट कानपुर के अनुमान लगाया कि अक्टूबर-नवंबर के मौसम में दिल्ली में PM2.5 के स्तर में पराली जाने का योगदान 35% तक था। ये कभी कभी होता है। निम्न वायु की गति, सर्दियों में कम गति वाली हवाएं प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से फैलाने में असमर्थ होती हैं। इसके अलावा दिल्ली एक भू अबाध क्षेत्र स्थित है और निलंबित प्रदूषकों को फैलाने में समुद्री हवा का भौगोलिक लाभ
इसको नहीं मिलता। अगर दिल्ली के आसपास कोई समुद्री क्षेत्र होता या बहुत बड़ी कोई झील होती चारों तरफ, तो दिल्ली में इतना प्रदूषण नहीं फैलता। उसके अंदर कम वायु की जो गति है वो बहुत कम होती है, चारों तरफ लैंडलॉक्ड है, तो इसलिए ये भी कारण है। उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव मानसून की वापसी के बाद उत्तर भारत में हवाओं की प्रमुख दिशा उत्तर पश्चिम होती है। ये उत्तर पश्चिम हवाएं खाड़ी क्षेत्र उत्तरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल लेके अपने साथ आती हैं। लेकिन जब की बार हमने देखा है कि दिल्ली से जो हवाएं चली हैं इधर हरियाणा और पंजाब की तरफ, तो पाकिस्तान में प्रदूषण की बहुत भारी समस्या हुई है, खासकर लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में। और ये पूरे रीजन के हाल है, चाहे ढाका हो, कोलकाता हो, इन सभी जगह प्रदूषण की समस्या आम बात है। तापमान में गिरावट से व्युत्पन्न ऊंचाई कम हो जाती है। तापमान में कमी से वायु व्युत्क्रम ऊंचाई कम हो जाती है, जिसने निचले वायुमंडल प्रदूषकों की संख्या सांद्रता बढ़ जाती है। व्युत्क्रम ऊंचाई पर परत है जिसके आगे प्रदूषण वायुमंडल की ऊपरी परत में नहीं फैल सकते। वाहन प्रदूषण। दिल्ली में भारत के पंजीकृत निजी वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है। 2018 की आधिकारिक उत्सर्जन सूची से पता लगता है कि वाहन दिल्ली में शहर में लगभग 40% कण उत्सर्जित करते हैं। निर्माण गतिविधियों और खुले कार्य में कचरा फैलाना, लैंडफिल जलाने और निर्माण बनने के कारण होने वाला प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहा है। दिल्ली में जो लैंडफिल साइटें हैं, जैसे भलसवा है, गाजीपुर है, और एक इधर है, उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है। तो ये लैंडफिल साइटें हैं जो प्रदूषण को बढ़ाने में, क्योंकि वहाँ आए दिन आग लगती रहती है और उसका धुआं और उसकी जो जहरीली गैसें हैं वो दिल्ली के वायु में फैलती रहती हैं। इसके अलावा जो निर्माणाधीन कचरा है वो उसको जहाँ तहाँ फेंक दिया जाता है, उससे जो धूल मिट्टी उड़ती है वो भी वायुमंडल में फैल जाती है। कचरों को जलाना, ये सब है। उसके अलावा दिवाली में पटाखे जलाना वायु प्रदूषण को स्तर को बढ़ाते हैं। भारत में शहरी विकास रणनीति। वर्तमान में रणनीति रियल एस्टेट विकास, शहरों के चौड़ीकरण और बड़े ईंधन की खपत वाले वाहनों की अनुमति देने से केंद्रित है, जो प्रदूषण के कारण बढ़ाते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा निजी वाहन है, उसके अलावा जो सार्वजनिक वाहन है, ये सब मिला के वायुमंडल में जो ईंधन जलता है उससे प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा जो सड़क की धूल मिट्टी है वो अलग कारण है। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार, जल निकास, शहरी वन, हरित क्षेत्र और शहरी कृषि सभी में कमी आई है और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विस्तार हुआ है। दिल्ली तेजी से जो है हाई राइज बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और जो हरित क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। कृषि जो दिल्ली में होती थी आसपास के जगहों में, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। वहाँ कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, जिससे ये वायु प्रदूषण बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। भूमि उपयोग में बदलाव। रियल एस्टेट डेवलपर को खुली जगह सौंपने और किसी भी सार्थक वन रोपण की कमी सड़क की परिस्थितियों को प्रभावित कर रही है। कार बिक्री बढ़ा, सड़कों चौड़ा करने से लोग अधिक कारें खरीदते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। निर्माण गतिविधियों, यहाँ दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगभग 10% योगदान। निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिए शायद ही कोई कदम उठाया गया हो। तो ये सब 12 कारण हैं जो दिल्ली को वायु प्रदूषण में योगदान देते हैं। वायु प्रदूषण होने के हानिकारक क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशु पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करता है। इससे दमा, सर्दी, अंधापन, समस्या कमजोर होती है, त्वचा रोग जैसी बीमारियां भी पैदा होती हैं। वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ता है, क्योंकि वर्षा में पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि जहरीली गैसों के घुलने की संभावना बढ़ती है, जिससे पेड़ पौधे, भवनों, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को देखते हुए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा में दोगुनी होने की संभावना है। CO2 में हुई इस वृद्धि से पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय बर्फ, ग्लेशियर आज पिघलेंगे। परिणाम स्वरूप यह तटीय क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाओं को वृद्धि करेंगे। इसके कारण तटीय देशों और राज्यों में डूबने की संभावनाएं बढ़ेंगी। यदि वर्षा के पैटर्न में बदलाव हुआ तो इससे कृषि उत्पादन भी प्रभावित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत स्वास्थ्य की बीमारियों और अस्थमा से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में अग्रणी है। कम दृश्यता, अम्ल वर्षा, ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर ओजोन की उपस्थिति के माध्यम से भी वायु प्रदूषण
पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। तो ये सब जो है हानिकारक चीजें जो है लोगों के जीवन में वायु प्रदूषण के द्वारा होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारों ने अब तक क्या क्या पहल की है। फसल अवशेष प्रबंधन योजना, फसल अवशेष प्रबंधन CRM योजना को किसानों को टर्बो हैप्पी सीडर, सुपर SMS अटैचमेंट रोटावेटर और सुपर सीडर खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये किसानों के लिए है जो पराली की समस्या है। इसमें जो है सुपर सीडर मशीन आती है जिससे बुआई एक साथ ही पराली की कटाई और खेत की बुआई, जुताई और बुआई ये सब एक ही मशीन के द्वारा हो जाता है। तो टर्बो हैप्पी सीडर और रोटावेटर, सुपर सीडर ये सब खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही है। हरियाणा में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। CAQM ने पराली जलाने के कारण होने वाली वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। वाहन प्रदूषण को कम करने के पहल पर BS6 और BS6 में बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों EV को बढ़ावा देना, RD1 नीति सभी को वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए लागू किया गया है। ग्रेडेड सिस्टम रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP वायु प्रदूषण को रोकने के लिए थर्मल पावर प्लांट को बंद करने और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध जैसी GRAP उपायों को लागू किया जाता है। इस समय सरकारें जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर फोकस कर रही हैं और उनकी कोशिश है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन के साथ साथ निजी गाड़ियों में भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। उसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट हैं जो कोयले से चल रहे थे उन पे रोक लगाई गई है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ों पर छिड़काव, निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण, ये सब किया जा रहा है। आगे क्या रास्ता होना चाहिए? जनसंख्या और के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण की गंभीरता को पहचानने की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई हमारे देश की दो वित्तीय रीढ़ हैं। दिल्ली और मुंबई में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने की आवश्यकता है। नंबर 1, AQI निगरानी स्टेशनों की संख्या बढ़ाएं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP द्वारा अनिवार्य किए गए अनुसार पर्याप्त संख्या में निगरानी स्टेशन किए जाने चाहिए। साथ ही हाइपर लोकल डेटा लेने वाले सेंसर आधारित AQI निगरानी इकाई स्थापित की जाए। हाइपर डेटा के अनुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों की शक्तियों को बढ़ाया जाए। इससे अधिकारियों को पहले से ही कार्यवाही करने और सघन निगरानी करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि यह पाया जाता है कि किसी निश्चित क्षेत्र मापदंडों का पालन किए बिना निर्माण कार्य हो रहा है तो उस स्थान की पहचान की जाए और उल्लंघन करने वालों को तुरंत दंडित किया जाए। वायु प्रदूषण के लिए राष्ट्रीय नोडल प्राधिकरण भारत को सभी हितधारकों के लिए समय सीमा के साथ वायु प्रदूषण पर सहयोगात्मक पूर्व निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक शर्तों के साथ नोडल प्राधिकरण की आवश्यकता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र आयोग की स्थापना NCR आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM जैसे स्वतंत्र आयोग की स्थापना मुंबई और चेन्नई जैसे अन्य प्रमुख शहरों की जानी चाहिए। इससे भौगोलिक क्षेत्र की परवाह किए बिना उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। औद्योगिक उत्सर्जन के लिए सख्त निर्देश, सेबी की व्यावसायिक जिम्मेदारियां और स्थिरता रिपोर्ट, BRSR ढांचा प्रदूषण सुनने की रिपोर्ट, वायु प्रदूषण समन लक्ष्यों की घोषणा जैसे कंपनियां कार्बन उत्सर्जन के लिए करती हैं और अलग अलग उत्सर्जन डेटा की रिपोर्ट भी इकाई में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा निर्देश निर्धारित कर सकता है। हमें उत्पादन से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं के पुनर्चक्रण और सेवाओं की डिलीवरी तक मूल्य श्रृंखला में जोखिम को कम करना चाहिए। स्वच्छ वायु को निवेश क्षेत्र बनाना, स्वच्छ वायु को निवेश क्षेत्र बना जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन के लिए जोर देने से हरित गतिशीलता, स्वच्छ खाना पकाने जैसे स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ेंगे। इससे निवेश में एक नया क्षेत्र खुलेगा और साथ ही वायु प्रदूषण को भी कम करने में मदद मिलेगी। प्रदूषण से निपटने के फंड और जनशक्ति प्रशिक्षण, 16वें वित्त आयोग को जलवायु
परिवर्तन और वायु प्रदूषण की कमी लाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को वित्त प्रदान करना चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों की जनशक्ति को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और निष्क्रिय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। नागरिक समाज के लिए जागरूकता और प्रोत्साहन में वृद्धि। विभिन्न हितधारकों को यह जानने की आवश्यकता है कि वायु की सफाई से उसकी आजीविका और व्यवसायों को क्या लाभ होगा। उदाहरण के लिए किसान तब तक पराली जलाने पर रोक नहीं लगाएंगे जब तक कि बायोमास के वैकल्पिक उपयोग के लिए व्यवहार परिपत्र अर्थव्यवस्था नहीं उभरती। हमें ऐसी संसाधनित जीवन शैली अपनानी चाहिए जो सरकार की लाइफ पहल के अनुरूप हो। सरकारों को जन जागरण फैलाना चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए, उनको सब्सिडी के माध्यम से उसको आर्थिक मदद के द्वारा पराली वाली समस्या को समाधान हो सकता है। और पराली को लाभप्रद बनाने के लिए बायोमास, मेथेन, उसको बायोडीजल जो बन रहा है आजकल, उसमें परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर जो कोयले की जगह उसको आजकल आर्टिफिशियल भी कोयला बनाया जा रहा है जिसमें उसका उपयोग हो सकता है। तो इन सब के द्वारा उसको लाभदायक भी बनाया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाना और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना। 2022-20 तक सार्वजनिक परिवहन पर 80% मोटर चलित यात्राओं पर दिल्ली मास्टर प्लान लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। समय सीमा को 2041 तक बढ़ाया गया है। भूमि उपयोग में बदलाव। रियल एस्टेट डेवलपमेंट खुली जगह सौंपने और किसी अन्य सार्थक वातावरणों पर कमी की परिस्थितियों को प्रभावित करती है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ा के इस समय सीमा को पूरा करने की आवश्यकता है। वार्ड वार पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजनाएं और पार्किंग कर लागू करके निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है। सरकार को चाहिए कि लोगों को, किसी घर में 5-5 गाड़ियां, 6-6 गाड़ियां हैं, रहने वाले 2 लोग हैं, तो और उसके बाद दिल्ली में जो ये पार्किंग की समस्या है ये बहुत ही भीषण है। आए दिन हम देखते हैं बड़े, खासकर जो दिल्ली के अंदरूनी इलाके हैं, जो व्यावसायिक जगह हैं, वहाँ पे पार्किंग की इतनी भयंकर समस्या है और जिससे लगातार गाड़ियाँ स्टार्ट रहती हैं, पार्किंग में लोगों को परेशानी होती है, उस ईंधन जलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। उसके अलावा रोड पे इतनी गाड़ियां, लोग अपना सार्वजनिक परिवहन ना यूज करके अपनी निजी गाड़ियों से चलते हैं। तो सरकार को निजी वाहन को हतोत्साहित करना चाहिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाना चाहिए। सरकार को ये पता होना चाहिए कि इस आदमी के पास गाड़ी की ज़रूरत है या नहीं है, और है भी तो कितनी है, तो इसका प्रयास करना चाहिए। फसल से जलाना सीमित करना। हमें कम पानी वाली फसलों की ओर रुख करना चाहिए। सिंचाई व्यवस्था, समय कटाई, गठरी बनाने की पद्धति में बदलाव करना और भूसे के लिए साल भर व्यापक बाजार बनाना जैसे ज्ञात समाधानों को लागू करना चाहिए। एंड टू एंड निर्माण और अपशिष्ट प्रबंधन यहाँ हवा और जल निकासों के उत्सर्जन, धूल और कचरे के टन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हम देखते हैं कि विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं इनके शहर बहुत ज़्यादा प्रदूषित थे, लेकिन आज वो स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ वायु में वहाँ के लोग सांस ले रहे हैं। जैसे लंदन, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक से सीख लेनी चाहिए। लंदन सार्वजनिक परिवहन से अच्छी तरह जुड़े निजी क्षेत्र में निजी वाहनों की अनुमति नहीं देता है। इसी तरह चीन में बीजिंग प्रतिवर्ष कार बिक्री की एक निश्चित संख्या लाटरी सिस्टम के द्वारा वो कारों को बेचता है। हमें लंदन, सिंगापुर, चीन और हांगकांग की तरह सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना चाहिए और जो भी प्रदूषण उत्सर्जन के कारण है उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, कठोरता से उसको लागू करना चाहिए। इसके अलावा वृक्षारोपण नीति। ट्री ट्रांसफॉर्मेशन के तात्पर्य किसी विशेष स्थान में किसी पेड़ को उखाड़ना और उसे दूसरे स्थान पर लगाना है। अगर कोई पेड़ कट रहा है तो ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी जगह दूसरा पेड़ लगे, और अगर कोई वही पेड़ दूसरी जगह लगे और अगर नहीं लग रहा है तो उसकी जगह 10 पेड़, 5 पेड़ की एक संख्या निर्धारित की जाए कि इतना पेड़ आपको लगाना ही पड़ेगा। इस नीति के तहत किसी भी विकासात्मक परियोजना से प्रभावित होने वाले कम से कम 80% पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्यारोपण पेड़ों को न्यूनतम 80% को अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए, इसमें जो कि जिम्मेदारी है कि वो सरकार के इस विकासात्मक परियोजना हेतु अनुमति लेंगे।
जैसे अभी हमने देखा है कि दिल्ली में जो संसद भवन बनी है, वहाँ बहुत बड़े बड़े भारी भरकम पेड़ थे, बहुत पुराने पेड़ थे, तो उनको जो है उनकी टहनियाँ वहनियाँ काट के और उनका तना सहित उसको उखाड़ के दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया गया है। तो ये चीजें पूरे एनसीआर में लागू की जा सकती हैं। यह प्रत्येक कटे गए वृक्ष के लिए 10 पौधे लगाने के मौजूदा प्रतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त होना चाहिए। सरकार द्वारा एक समर्पित टी ट्रांसमिशन सेल का गठन भी किया जाए आवश्यक है। स्मार्ट टावर, एक स्मार्ट टावर जो एक मेगा एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करेगा, जो दिल्ली सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के नवंबर 2019 के आदेश के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट टावर की स्थापना की जाइए, जिससे वो एयर प्यूरिफायर कर सकें। दिल्ली में स्थित किए जाने वाले स्मार्ट वाले टावर आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली और मिनेसोटा विश्वविद्यालय के बीच सहयोग का परिणाम से होने चाहिए। अभी जितनी संख्या में होने चाहिए उतने हैं नहीं, और जो हैं भी वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। नीदरलैंड, चीन, कोरिया, दक्षिण कोरिया, पोलैंड के शहरों में हाल के वर्षों में स्मार्ट टावरों का प्रयोग किया गया है। नीदरलैंड ने रॉटरडैम में वर्ष 2015 में ऐसा पहला स्मार्ट टावर लगाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा एयर प्यूरिफायर टावर मशीन चीन में है। टावर प्रदूषित वायु के प्रदूषण को ऊपर से सोख लेता है और नीचे से एक स्वच्छ वायु छोड़ता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सरकार का लक्ष्य सरकार का लक्ष्य 2024 तक राजधानी दिल्ली में पंजीकृत कुछ नए वाहनों में से 1/4 वाहनों के लिए ईवी खाता बनाना, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियां, 1/4 गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहन के लक्ष्य को इन वाहनों की खरीद हेतु प्रोत्साहन, पुराने वाहनों को मार्जिन लाभ देने, अनुकूल ब्याज पर ऋण देने और सड़क करों से छूट देने के माध्यम से प्रस्तावित किया जाना चाहिए, और हो भी रहा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से, जिस तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हाल में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को अधिसूचित किया, जो ईवीएस के साथ निजी 4 पहिया वाहनों के बजाय 2 पहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन, साझा वाहनों और मालवाहक द्वारा स्थापित पर सबसे अधिक जोर देती है। अभी हम देखते हैं जो डीटीसी बसें हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अभी उस स्पीड में नहीं है। अभी 1/4 मतलब 25%, 1 रुपए में 25 पैसा भी अभी वो इतनी गाड़ियां उसमें नहीं चलाई जा रही। इसके अलावा इन कदमों के अलावा सरकार दिल्ली में थर्मल प्लांटों, ईंट भट्टों के साथ साथ आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली से उत्पन्न प्रदूषण के रासायनिक उपचार पर ध्यान केंद्रित करे। साथ ही BS4 क्लीनर ईंधन की शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रोत्साहन, आपातकालीन उपाय के लिए RD1 का प्रयोग दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण कम करने के लिए उठाया जाना चाहिए। चूंकि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन जीने के अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार निहित है, अतः सरकार और नागरिक दोनों को मिलकर समन्वय के साथ स्थापित करते हुए प्रदूषण के विरुद्ध मुहिम छेड़नी चाहिए। तो इन सब कारणों से दिल्ली में वायु प्रदूषण पर रोक लग सकती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से चली आ रही है, और हर साल ये समस्या गंभीर होती जा रही है। आए दिन पटाखों, दिल्ली दीपावली में पटाखों पे कोर्ट बैन लगाती है, सरकारें बैन लगाती है, रोडों पे पानी का छिड़काव होता है, वन भी लगाए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि रोड के किनारे पेड़ लगा है और 2 महीने बाद वो पेड़ गायब हो गया, सूख गया, उसको कोई देखने नहीं आया। तो इन सब की चीज़ों की निगरानी होनी चाहिए, पहले से तैयारी होनी चाहिए। जब उनको पता है कि नवंबर दिसंबर में हालात खराब हो जाएंगे, तो इसकी तैयारी अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। रोड की मिट्टी, धूल साफ करना, कंस्ट्रक्शन पे प्रभावी रोक लगाना, वहाँ पानी का छिड़काव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्मार्ट टावरों की संख्या बढ़ाना, गाड़ियों पे जो गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना, RD1 की व्यवस्था करना, RD1 लागू करना, सार्वजनिक परिवहन को और तेजी से बढ़ाना और इलेक्ट्रीफाई करना, वृक्षारोपण पे जन भागीदारी, जैसे अभी मोदी जी ने माँ के नाम एक पेड़, इसी तरह दिल्ली में भी एक कोई योजना चलाई जाए जिससे लोग भी वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित हों। तो ये सब चीजें करके दिल्ली के प्रदूषण पे रोक लग सकती है।
तो आज के लिए इतना ही। ये हमने दिल्ली के वायु प्रदूषण पे बात की। आगे किसी और विषय पे बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। इसको, ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस एकेडमी, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।